हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं वेणुगोपाल शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अभी ओपन चैनल फ्लोस। ओके, सो लास्ट वीडियो में ओपन चैनल फ्लो के हमने डिस्कस किया था कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो उसके फ्लो पैरामीटर्स है वो हमने डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ ओपन चैनल फ्लो हमने देखा था, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिंग फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल फ्लो। ये सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। फिर मैंने बताया था कि जो चेजिस इक्वेशन है या चेजिस फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो फिर से मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर के, अगर आपने नहीं देखा अब तक के चेजिस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, तो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं चेजिस इक्वेशन को। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स में, ठीक है, दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रापेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, ठीक, इस तरह के क्रॉस सेक्शन में किस तरह से हम लोग रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं, डिस्चार्ज रेट निकालते हैं किसी भी फ्लूइड का। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस के बारे में, यानी कि जो सेक्शंस हैं दैट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन एंड ट्रापेजॉइडल सेक्शन, ये कब सबसे अधिक इकोनॉमिकल होते हैं, कब इनको बनाने में कम खर्चा आता है और हमको इनसे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो अगर मुझे डिस्चार्ज निकालना हो, ठीक है, तो मैं जानता हूं फ्रॉम चेजिस फॉर्मूला दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू सी, दैट इज चेजिस कांस्टेंट इनटू root over m into I, where m is the hydraulic mean radius and I is the slope of bed. Okay, ये होता है। Now for any given velocity, और अगर मुझे वहां पर साथ में फ्लो का जो एरिया है वो मुझे मालूम है, so the discharge will be equal to area into velocity। तो मैं यहाँ डिस्चार्ज लिख सकता हूँ, v की वैल्यू मैं चेजिस फॉर्मूला से पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a into c into root over m into I। so this will be the value of discharge। now यहाँ जो चेजिस कांस्टेंट है जिसको हम लोग अलग अलग एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पॉपुलर यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं वो हम अब देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो चेजिस कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली तीन एम्पेरिकल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को जो चेजिस कांस्टेंट है c, उसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, तो वहां पर हमको इन चीजों की केयर करनी नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको बोलेगा दैट फाइंड द डिस्चार्ज, ओके, और एनी फ्लो पैरामीटर फॉर एन ओपन चैनल फ्लो यूजिंग द मैनिंग्स फार्मूला, यूजिंग द गोंगलेट एंड कॉटर फार्मूला एंड बेजिन फार्मूला, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये जो तीन इंपेरिकल फॉर्मूले हैं उस केसेस में वहां पर हमको क्या करना होगा, जो भी आपको फॉर्मूला यूज करने बोलेगा, लेट अस से जैसे मेरे पास तीन नाम है यहाँ पर, बेजिन फार्मूला, सेकंड है आपके पास गोंगलेट एंड कॉटर फार्मूला एंड थर्ड है मेरे पास मैंगनीज फार्मूला। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले से अगर आपको बोला कि फाइंड द डिस्चार्ज, तो आपको उस केस में करना क्या है ये ध्यान दो पहले। अगर आपको इनमें से किसी एक फॉर्मूले का नाम देकर के बोला है कि आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला डिस्चार्ज नहीं देता है। ये तीनों फॉर्मूले जो डिस्चार्ज नहीं देते हैं वो देते हैं वैल्यू ऑफ चेजिस कांस्टेंट। ठीक है, सी की वैल्यू देने के यहाँ पर आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। फिर जब ये फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, देन उस सी की वैल्यू को आपको यूज करना है चेजिस इक्वेशन में टू फाइंड वेलोसिटी और द डिस्चार्ज। ओके, सो जो बेजिन फॉर्मूला है दैट इज c इक्वल टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस k अपॉन रूट m, जहां k जो है दैट इज बेजिन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें गिवन होती है, आपको इसकी वैल्यू कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, देन सेकंड है हमारे पास गोंगलेट फॉर्मूला और द गोंगलेट एंड कटर फॉर्मूला। ये मेजरली कटर फॉर्मूले के नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, सो इसका इक्वेशन है हमारे पास c इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 अपॉन I प्लस 1 बाई n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 1.00155 अपॉन I इंटू n बाई रूट m, जहां n जो है n इज नोन एज कटर्स कांस्टेंट और द रफनेस कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर मैनिंग्स फार्मूला। ठीक है, बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही छोटा है याद रखने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको मैनिंग फार्मूला काम आएगा। ठीक है, नाउ मैनिंग फार्मूला होता है c, दैट इज द चेजिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाई n m रेज़ टू पावर 1/6, वेयर n जो है दैट इज मैनिंग्स कांस्टेंट। तो ये तीन यहाँ पर आपका इंपेरिकल रिलेशंस है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेजिस कांस्टेंट। नाउ हम देखते हैं अब कुछ एक आध न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर सीवर पाइप which is laid at a slope of 1 in 8000 and a discharge of 800 liters per second when flowing half fill.
टेक मैनिंग्स कांस्टेंट n इज इक्वल टू 0.020। तो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको एक पाइप दिया हुआ है, सर्कुलर सीवर पाइप, ठीक है, एक सीवर पाइप यहां पर आपको दिया हुआ है जो कि हाफ फिल है, यानी कि आधा भरा हुआ चल रहा है यहां पर। सो दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि उसका डायमीटर जो है दैट इज d इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, ओके। सो हाफ फिल चल रहा है यहां पर, तो एरिया ऑफ फ्लो अगर मैं लिखना चाहूं, एरिया ऑफ फ्लो A विल बी इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि ये चल रहा है आपका हाफ फिल, आधा भरा हुआ है पाइप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा π/8 डी स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ फ्लो, ओके। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है। हमको डायमीटर जो है पाइप का वो अननोन है, हमको जो डिस्चार्ज है वो गिवन है यहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब मैं जानता हूं इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज की वैल्यू दैट इज A इंटू सी इंटू रूट ओवर mi। ये जो फॉर्मूला है इसी से मुझे जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है। अगर मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है तो सभी चीजों की वैल्यू यहाँ पर मुझे मालूम होनी चाहिए, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले स्लोप की बात करता हूँ, आई। अब यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आई हमेशा जो क्वेश्चन देख रहे हो आप 1 in 8000 कुछ इस तरीके से ही दिया हुआ होता है। सो इसका क्या मतलब है, देखिए जो स्लोप है बेसिकली, अब मैं उसको अगर tan थीटा लिखूं, सो ये जो स्लोप होता है दैट इज थीटा, ठीक है, दैट इज दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। सो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ओके। सो दैट इज लेट अस से आई, ये जो थीटा जो एंगल है दैट इज द स्लोप, तो हम उसको यहां हमारे केस में आई से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, ठीक है। सो आई हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है कि जो थीटा है दैट इज द स्लोप आई विच इज वेरी स्मॉल। सो मैं लिख सकता हूं पर tan थीटा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू आई। सो ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू और ये हो गई आपकी बेस की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 1 in 8000, 1 in 8000 मतलब 8000 यूनिट लेंथ में जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब यही है, ठीक है। 8000 लेंथ में दैट इज बेस में बेड के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज 8000 यूनिट्स, उसमें जो आपको परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट मिल रही है बेड की दैट इज 1 यूनिट्स, ओके। यहां पर कोई पर्टिकुलर आपको यहां पर डायमेंशन का कोई यूनिट नहीं देगा, मीटर्स एटसेट्रा, क्योंकि ये जो है आई दैट इज द स्लोप ऑफ बेड, ये जो स्लोप ऑफ बेड है वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ओके। सो ये हो गया आपका लेट अस से यहां से यहां तक 8000 यूनिट आपका बेड की लेंथ है, तो यहां जो हाइट है यहां पर दैट इज दी परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू 1 है, तो स्लोप आ जाएगा आपका आई इक्वल टू 1/8000, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो हमेशा आपको इसी तरह से देगा 2 in 4000 एक्सेट्रा। सो 2 इज द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड जो आपका 4000 8000 व्हाटएवर जो दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ अलोंग बेस। सो यहां इस तरह से आपको हमेशा जो स्लोप है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप हमारा आ गया, ठीक है। नाउ हमको डिस्चार्ज दिया है लीटर्स पर सेकेंड में। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स, ठीक है। ये होता है हमारा वॉल्यूम के यूनिट में कन्वर्जन। सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब्स, ओके। आपको 800 लीटर्स दिया है, सो 800 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 0.8 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। सो दिस इज योर डिस्चार्ज इन SI यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, हमारे पास I की वैल्यू आ गई। सो ये आ गया, ये आ गया। एरिया फ्लो हमको नहीं पता है क्योंकि हमारे पास डायमीटर नहीं है। नाउ सी है आपका चेजिस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में चेजिस कांस्टेंट आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमको डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमको दिया है यहाँ पर मैनिंग्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में मैनिंग्स कांस्टेंट दिया है तो हम लोगों को यहाँ पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था मैनिंग फॉर्मूला वो यूज करके हमको सी की वैल्यू निकालनी है। सो मैनिंग फॉर्मूला लिखते हैं अपन, मैनिंग्स फॉर्मूला। So according to Manning's formula, C that is Chegin constant is equal to 1 upon n into m raised to power 1/6। ये होता है Chegis constant as per the Manning formula, okay। यहाँ जो n है that is the
मैनिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है 0.020, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1/0.020 इंटू m जो होता है हम जानते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है, m इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फ्लो a अपॉन दी वेटेड पेरीमीटर p। सो यहाँ पर जो एरिया फ्लो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज π/8 d², तो ये हो जाएगा π/8 इंटू d² अपॉन दी वेटेड पेरीमीटर। देखिए जो हमारा ये पाइप है ये हाफ फील्ड है, अगर ये फुली फील्ड होता तो इसका वेटेड पेरीमीटर होता पाई इंटू डी। नाउ ये हाफ फील्ड है आपका, तो ये जो होगा ये वाला जो सरफेस है दैट इज योर वेटेड पेरीमीटर एंड इट इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा p इक्वल टू π/d इंटू π/d अपॉन 2, दिस विल बी द वेटेड पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा πd/2 होल रेस्ट टू पावर 1/6। ओके, सॉल्व करने पे इसको लिख सकते हैं हम चेजिस कांस्टेंट c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.020 इंटू ये हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, d से d² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको d/4 रेस्ट टू पावर 1/6। ओके, 1/6। नाउ ये जो d/4 हमारे पास आया है दैट इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ये m की वैल्यू है, तो m इक्वल टू हो गया आपका d/4, दिस इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। नाउ सारी वैल्यू जो है हम वो हमारे इक्वेशन में चेजिस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो कि है q इज इक्वल टू a इंटू सी इंटू रूट ओवर mi, ठीक है। सो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, a है हमारे पास π/8 इंटू d², c आ गया हमारे पास 1/0.020 इंटू d/4 रेस्ट टू पावर 1/6 इंटू रूट ओवर m दैट इज d/4 इंटू आई निकाल चुके हैं 1/8000। ओके, और जो डिस्चार्ज है हमारे पाइप में दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और डायमीटर की वैल्यू हमको फिर मिल जाएगी। तो हमारे पास जो डायमीटर है सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 2.296 मीटर्स। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द पाइप। अब हम देखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब सेक्शन का डायमेंशन में ऐसा क्या रखूं कि जो उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मुझे बहुत ही फेवरेबल मिले, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शन कब बोलेंगे किसी सेक्शन को, जब मुझे कम लागत में ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज रेट मिलेगा। कारण क्या है, देखिए किसी भी चैनल का काम क्या होता है, चैनल हम लोग बनाते हैं इरिगेशन पर्पज से, ठीक है। ओपन चैनल की हम लोग जब बात करते हैं, ओपन चैनल फ्लो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लो विथ अ फ्री सरफेस, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई भी कैनाल हो सकता है या कोई भी लार्ज डायमीटर का पाइप हो सकता है जिसमें एक फ्री सरफेस हो। दोनों जो कैटेगरीज हैं वो ओपन चैनल फ्लो की कैटेगरी में आती है। अब ये फ्लो जो है वो इकोनॉमिकल कब होगा, कब कोई कैनाल या कब कोई पाइप का जो डिजाइन है वो इकोनॉमिकल होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम क्या है, काम ये है किसी भी चैनल का सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना बेसिकली, ठीक है। नाउ उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई करना है, यानी कि जो डिस्चार्ज होना चाहिए उस ओपन चैनल से वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सो जिस चैनल में जिस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए हमारा जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा उस डिजाइन में हमको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करने पे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा काम उसमें अच्छा होगा। सो इकोनॉमिकल होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेसिक चीज समझनी है कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए कम लागत में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डे जो डिस्चार्ज है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं चेजिस इक्वेशन से या चेजिस फॉर्मूला से Q इज इक्वल टू होता है A that is area flow into C that is Chassis constant into root over M into I, where M is the hydraulic mean depth and I is the slope of bed. Now जो M होता है that is the area of flow upon the wetted perimeter. So लिख सकता हूँ Q is equal to A into C into root over A by P into I. इसको ऐसे लिख सकता हूँ A into C into under root A into I upon under root P. Okay? Now इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया फ्लो आपके पास है, ठीक है, आपको पर्टिकुलर एरिया ऑफ फ्लो होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं डिस्चार्ज जो होता है दैट इज एरिया ऑफ फ्लो इनटू द एवरेज वेलोसिटी। सो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपके पास एक जो एरिया है वो आपको पता होता है कि इतना मुझे एरिया रखना है अगर ये मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है। ओके, सो Q इज इक्वल टू A इंटू V। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, ओके, आई कैन सी कि जो
Q है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द पैरामीटर। अगर आपको A पता है कि एरिया मुझे इतना रखना है, मुझे वेलोसिटी इतनी रखनी है, तो जो Q है दैट इज रिलेटेड टू द पैरामीटर, दैट इज वेटेड पैरामीटर। तो यहां पर मैं A को, C को और ये जो टर्म है अंडर रूट AI, इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूं इस केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट P, वेयर K इज इक्वल टू A इंटू C इंटू अंडर रूट A इंटू I, ओके, क्योंकि एक गिवन वैल्यू है A की, सो दैट्स वाई ये जो टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके। जो स्लोप ऑफ बेड है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां पर जो P हो जाएगा, P पैरामीटर, वो आपका पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे पता चलेगा कि डिस्चार्ज मेरा हाईएस्ट होगा या फिर लोवेस्ट होगा। तो देख सकता हूं मैं कि पैरामीटर का फंक्शन हो गया आपका जो डिस्चार्ज है। सो यहां पर हम लोग जब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन देखेंगे तो उसके लिए पैरामीटर की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। यहां पर मैं देख सकता हूं Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√P, यानी कि जो पैरामीटर है बेसिकली ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि पैरामीटर जो है वो ज्यादा है तो हमको डिस्चार्ज कम मिलेगा, या वेटेड पैरामीटर आपका कम है तो डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा। ये इकोनॉमिकल कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहां पर मैं एक ट्रेपेजॉइडल चैनल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वेटेड पैरामीटर है, ये वेटेड पैरामीटर जितना ज्यादा होता है, ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट A है, B है, दिस इज C एंड दिस इज D, ओके। देन योर ABCD, ये जो ABCD है दैट इज योर वेटेड पैरामीटर। ये वेटेड पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस चैनल को, इस कैनाल को बनाने के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा इसमें हमको मटेरियल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसके वेटेड पैरामीटर पे। ये पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमको इकोनॉमिकल सेक्शन कब बोलना है, जब हमको कम कॉस्ट में, कम इन्वेस्टमेंट में हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको मिल रहा है, उस केस में हम लोग उस सेक्शन को इकोनॉमिकल बोलेंगे। और ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, वो वेटेड पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। और हमने देखा जो रिलेशनशिप है डिस्चार्ज एंड वेटेड पैरामीटर पे, दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√P, ओके। सो वेटेड पैरामीटर अगर कम होगा तो आपका जो सेक्शन है वो इकोनॉमिकल होगा। तो हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी किसी भी इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जिसके लिए आपका जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा। सो बेसिकली हमको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करने के लिए पैरामीटर की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, वो हमको निकालनी होगी। वो डायमेंशंस फाइंड आउट करने होंगे जिनके लिए जो वेटेड पैरामीटर है वो मिनिमम होगा। जब वेटेड पैरामीटर मिनिमम होगा तो उस केस में जो डिस्चार्ज होगा सेक्शन से, चैनल सेक्शन से, वो आपका मैक्सिमम होगा। इस तरह से हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करके जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आज के जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ डील किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आज के टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।